Welcome to my class, students. We are doing a chapter and this is a poem. A slumber did my spirit seal. Slumber मतलब एक नींद, उसने मेरे स्पिरिट को सील कर दिया है, बंद कर दिया है. And now this is the text and summary and question answer all in the same session. किसने ये कविता लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ. उनका जन्म हुआ अप्रैल 7, 1770 में इंग्लैंड में. उनका देहांत हुआ अप्रैल 23, 1850. दैट इज रिडल माउंट, वेस्टर्नमोलैंड. यहाँ पर उनका देहांत हुआ. वो एक इंग्लिश पोइट थे who short lyrical and dramatic lyrical ballads written with Samuel Taylor Coleridge had launched the English romantic movement. तो उन्होंने वो शॉर्ट लिरिकल बैलेट्स लिखते थे और उन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ उन्होंने ये लिखा और वो रोमांटिक मूवमेंट में उन्होंने एक नया इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट लॉन्च किया. जब आप इंग्लिश में और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये रोमांटिक मूवमेंट क्या है, किस तरह से नए तरह से कविताएं लिखी जाने लगी थी. तो ये सब उन्होंने कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने लॉन्च किया. His most famous work, The Prelude, is often considered to be the crowning achievement of English Romanticism. और उन्होंने जो एक फेमस वर्क है उनका द प्रिल्यूड जब उन्होंने लिखा तो उसको कहा जाता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म का क्राउनिंग अचीवमेंट. अब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही तो उनका कोटेशन तो हमें जानना ही है. द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन. किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. एंड लेट नेचर बी योर टीचर. चलो प्रकृति आपकी टीचर बने. तो हमें ये जो कोट है बहुत ही फेमस है और कहा भी किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है. चलो अब हम देखते हैं इनकी तस्वीर. विलियम वर्ड्सवर्थ. टेक्स्ट पढ़ लेते हैं. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. एक स्लम्बर, एक नींद, उसने मेरे स्पिरिट को, मेरे कंसेंस को सील कर दिया, बंद कर दिया. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. अब तो मुझे कोई डर ही नहीं है. ह्यूमन फियर्स मतलब वो सारी चीजें जिनसे हमें डर लगता है, हमें खोने का डर लगता है. तो मुझ में, दैट इज आई, अब तो कोई भी ह्यूमन फियर है ही नहीं. शी seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. Now she, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देखकर कवि ने ये कविता लिखी है और वो कह रहे हैं कि अब वो एक ऐसी चीज बन गई है जो कुछ भी फील नहीं कर पा रही है. कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. अर्थली ईयर्स, हम जब हर दिन जो हम थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, हमारी जो आयु बढ़, हम जब थोड़े वृद्ध हो रहे हैं, ये सब अर्थली ईयर्स उसको टच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ऐसी चीज बन गई है. शी कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. नो मोशन हैज शी नाउ. अब उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है. नो फोर्स. अब उसको कोई फोर्स भी नहीं कर सकता. शी इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स. शी नीदर हियर्स नॉर सीज. ना वो सुन पा रही है ना वो देख पा रही है. रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स. लेकिन जो वो धरती का जो डायगोनल कोर्स है, जो दिन रात की जो गति है, उसके साथ वो रोल हो रही है विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. और साथ ही साथ उसके कौन रोल हो रहे हैं? रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज. तो यहाँ आपको क्या लग रहा है? बस इतना सही पोयम है. यहाँ पर ये पता चल रहा है वो जो शी है वो अब नहीं है, वो बरीड है, वो धरती के अंदर बरीड है, रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज के साथ है. लेकिन धरती घूम रही है तो वो भी घूम रही है, तो डायगोनल कोर्स में वो भी रोल डाउन हो रही है, लेकिन वो न सुन पाती है ना वो देख पाती है और उसमें कोई मोशन नहीं है. अंडरस्टूड? तो ये पोयम है. हम इसकी समरी करते हैं. चलो देखते हैं. इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट ही हैज पुट टू रेस्ट हिज कॉन्शस एंड दस हैज नो ह्यूमन फियर्स. उन्होंने अपने कॉन्शस को, अपनी चेतना को रेस्ट में दे रखा है, आराम दे रखा है और अब उनको कोई ह्यूमन फियर ही नहीं है. ह्यूमन फियर्स आर फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स एंड लाइफ. हर समय खोने का जो डर होता है हमारे,
उनको अब कुछ भी वो डर नहीं है. Now having given up all such things that give birth to human fears, he has now attained peace in nature. उनको अब पीस मिल चुका है, उनको अब एक शांति है उनकी प्रकृति में, उनकी प्रवृत्ति में. अब उनको कुछ भी खोने का डर नहीं है. In the third line, he talks about she. Who is she? She is Lucy. आपको पता है ना लूसी जो इनकी बहुत फेमस पोयम है. Who is according to the poet beyond sensual awareness. अब कुछ भी sensual awareness उसमें नहीं है. Beyond the prison of life, जीवन की जो कैद है उससे वो निकल चुकी है. And has attained death. और उसने मृत्यु प्राप्त कर ली है. She does not feel the earthly time and earthly years have become timeless for her. अभी जो हम जो हर समय घड़ी देख रहे हैं, भाग रहे हैं घड़ी के अनुसार, घड़ी के टाइम के अनुसार, वो ऐसा फील नहीं कर रही है. और अर्थली ईयर्स तो उसके लिए टाइमलेस है. अब तो वो टाइमलेस क्रिएचर बन चुकी है, वो एक चीज बन चुकी है. Thus she is immortal now and it is Lucy because of whom he has attained fearlessness from the earthly fears. और लूसी अब क्या हो गई है, वो इमॉर्टल हो गई है. अब उसका कभी भी कोई क्षय नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स हो गई है. और लूसी के कारण ही उन्होंने हिम्मत जुटाई, फियरलेसनेस उनके अंदर आया. कुछ भी चीजों से अब उनको डर नहीं लग रहा है. वो जो भी चीजें हैं जो डराती हैं इस धरती पर. The final stanza reflects on a earthly death. जो फाइनल स्टैंजा है वो बता रहा है कि धरती पर उसकी मृत्यु हो चुकी है. And the way that she has no sight, no hearing, अब वो ना कुछ देख पा रही है ना कुछ सुन पा रही है. However, what she has not lost is that connection to nature. आपको पता है ना कि हमारा जब दाह संस्कार होता है या जब हम बरीड होते हैं तो भी हम नेचर को ही समर्पित होते हैं, प्रकृति को ही समर्पित होते हैं. तो उसका नेचर से कनेक्शन नहीं टूटा है. As although she is dead, she is a part of the cycle of nature. नेचर की जो साइकिल है उसका वो पार्ट है. And Earth's diurnal course as shares with rocks and stones and trees. क्योंकि वो अपनी कब्र में है और वो जो कब्र में जो रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज जो उसके ऊपर है उसके साथ वो अर्थ के डायरनल कोर्स में वो उसकी मूवमेंट हो रही है. इंटरेस्टिंगली हर डेथ इज ओनली इम्प्लाइड थ्रू आउट द पोएम. कहीं भी कवि ने शी डाइड नहीं लिखा, बट हम ये इम्प्लाई, ये जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो इम्प्लाइड है, हम ये समझ पा रहे हैं. नेवर एड्रेस डायरेक्टली, उन्होंने कहीं नहीं कहा शी डाइड. शी हैज नॉट डाइड इन द ट्रेडिशनल सेंस टू हिम, क्योंकि वो कवि है, वो कभी भी सीधी बात थोड़ी करेंगे. तो उन्होंने कहा ट्रेडिशनल सेंस में वो नहीं मरी है, बिकॉज शी इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. क्योंकि उसकी तो मूवमेंट हो रही है अर्थ के डायरनल कोर्स के थ्रू, तो वो उसमें मूवमेंट है. शी इज इन मोशन. Thus, the poet by narrating the story of immortal Lucy, but वो लूसी है, वो immortal है, वो अमर हो चुकी है. Appreciate the fearlessness from the death. उसको देखकर अब कवि को भी मृत्यु से डर नहीं लगता. Which is the root cause of all the human sorrows and worries. और मृत्यु से जो हमें डर लगता है वही जो है रूट कॉज है, प्रमुख कारण है हमारे सारे दुख और चिंताओं का. He considers death to be something worth attaining. तो लेखक को लगता है कि जो डेथ जो उसको मिली है वो वर्थ है. He desires that he should attain the same peace. तो इस तरह से जिस तरह से वो पीसफुली है उस तरह से कवि भी चाहते हैं कि उनको वो पीस मिले. As attained by Lucy after becoming the part of nature. Thus he holds the spirit of romanticism of which desire for death was a feature. तो उन्होंने रोमांटिसिज्म का वो फीचर लिया है जिसमें डेथ के को लेकर जो एक इच्छा हमारी होती है वो एक बहुत ही प्रमुख एक फीचर और रोमांटिसिज्म है. तो इस तरह से कवि ने जो छोटे से पोएम में उन्होंने डेथ के प्रति अपनी डिजायर को बताया, क्योंकि जो डेथ है वो आपको फियरलेस बना देती है और आपको कभी भी किसी भी चीजों से डर नहीं लगता है. क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं. A Slumber Did My Sweet Seal is a poem written by William Wordsworth in 1798. देखो 1798 में लिखी गई थी and published in the 1800 edition of Lyrical Ballads.
It is usually included as one of his Lucy poems, which focus primarily on the death of a young woman named Lucy. तो ये जो पोएम है लूसी के डेथ के ऊपर आधारित है. Although it is the only poem the series not to mention her name, लेकिन सिर्फ इसी पोएम में उसका नाम नहीं लिया गया है. This poem is about the death of a loved one. अपना कोई बहुत करीबी अगर गुजर जाता है तो how does the poet feel? पोएट कैसा फील कर रहे हैं? Which when he thinks about her death, जब वो उसकी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, how does he imagine her to be after death? और वो कैसी कल्पना कर रहे हैं कि डेथ के बाद वो क्या कर रही होगी, कैसी लग रही होगी. The poem is a mere 8 lines long. आपने देखा सिर्फ 8 लाइन की पोएम है. Only 2 4 lines stanzas. सिर्फ 2 स्टैंजा है 4 लाइन्स के. The stanzas follow in ABAB rhyme scheme. The poem possesses an absolutely simplicity of tone, style, rhythm and rhyme. आपने देखा बहुत ही simplicity के साथ ये पोएम लिखी गई है. We notice that the second line ends with colon. जब आप पोएम देखोगे तो जो सेकेंड लाइन है कोलन है, but the rest of the poem end with semicolons. और जो बाकी के जो लाइन्स है उसमें सेमीकोलन है. The colon symbolizes what he will describe about his love in the rest 2 lines and the second stanza. तो जो कोलन के बाद जो लाइन है उसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं लूसी को अबाउट हिज लव, और इन द सेकेंड और 2 लाइन्स में, सेकेंड स्टैंजा और रेस्ट के 2 लाइन्स में. क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं. A slumber did my sweet seal, says the poet, that is a deep sleep closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया उसके डेथ पर. Does he feel bitter grief? क्या वो बहुत ज्यादा दुखी है? और does he feel a great peace? या फिर वो बहुत ही ज्यादा उनको शांति मिली है, ग्रेट पीस उन्होंने अटेन किया. The poet's reaction to his loved one's death is not a bitter grief that he can shed out in the form of tears. कोई ऐसा बहुत bitter grief नहीं है कि वो उन्होंने बहुत सारे आंसू बहाए हैं और उस ग्रीफ को भुलाने की कोशिश की आंसू बहा के. On her death, he does not experience any human fears. उन्होंने क्या कहा, लूसी के डेथ से आप उनको कोई भी चीजों से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको लूसी के खोने का डर लगता था और लूसी ही अब नहीं है, तो अब उनका सब डर मिट चुका है. He just looks at her and wonders how she looks and what she will experience later. तो सिर्फ उसको देखते हैं. आपने देखा वो कुछ सुन नहीं पा रही है, वो कुछ देख नहीं पा रही है, तो वो उनको देखते हैं और वो इमेजिन करते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगी बाद में. आपने क्या देखा, कवि ने क्या लिखा कि वो अर्थ के साथ उसका जो डायनल कोर्स है वो उसके साथ उसकी भी मूवमेंट हो रही है, तो वो उसकी जो गति है वो नहीं रुकेगी, वो पार्ट ऑफ द नेचर बन चुकी है, वो इमॉर्टल हो चुकी है. ही डज नॉट फील एनी फियर. अब लूसी को देखकर अब उनको कोई डर नहीं लग रहा है. Therefore, it is difficult to say whether he is experiencing bitter grief or is in peaceful state of mind. तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये बताना कि वो bitter grief में है या peaceful state of mind में है, क्योंकि इतना क्लियर उन्होंने अपने कविता में नहीं किया है. The passing of time will no longer affect her. समय का बीतना अब उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा. Says the poet. Which lines of the poem says this? तो कौन सी जो लाइन है पोएम की वो ये बताती है. The lines of the poem that shows that the passing of time will no longer affect her as follows. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. तो the touch of earthly years हम अभी 2018 में, फिर 2019, 2020 इस तरह से earthly years आते रहेंगे, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. She has become immortal. How does the poet imagine her to be after death? कैसे पोएट ने इमेजिन किया मृत्यु के बाद उसे? Does he think of her as a person living in a very happy state? क्या कभी उसको ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक ऐसी व्यक्ति बन गई जो हमेशा खुश रहेंगी हेवन? और does he see her now as a part of nature या as a part of nature उसे देखते हैं? In which lines of the poem do you find your answer? तो कौन सी लाइन में आपको ये आंसर मिलता है? The poet thinks that she is now a part of nature. वो प्रकृति का एक हिस्सा बन गई है. After death, he imagines her buried inside the earth with other rocks, क्योंकि उसको बरी किया गया है और उसके साथ कौन कौन है साथ में? रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, रोलिंग अराउंड विद द अर्थ इन इट्स डेली रोटेशन, और सब
कुछ जो है गतिमान है क्योंकि अर्थ जो है वो खुद घूम रही, चक्कर लगा रही है। द फॉलोइंग लाइन्स एक्सप्रेस दिस आइडिया, और फॉलोइंग लाइन से हमें पता चलता है, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। सो आपने क्या देखा, आपने पूरी की पूरी पोएम पढ़ ली, टेक्स्ट देख लिया, समरी देख लिया, क्रिटिकल एनालिसिस देख लिया और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। तो go through this entire session again and again, and I will meet you in the next session. Till then, have a good revision. Thank you.